नाजरीन आदाब। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस वाराणसी, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा उन्वान है नमो और नशोनुमा, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अजीज़ नाजरीन, इस वीडियो के इख्तिताम तक आप काबिल हो जाएंगे कि नमो की तारीफ़ बयान कर सकें, नशोनुमा की मानी व मफ़हूम बयान कर सकें, नमो और नशोनुमा में फ़र्क कर सकें, नमो और नशोनुमा पर तालीम का असर बता सकें, पुख्तगी की तारीफ़ बयान कर सकें, इक्तिसाब और पुख्तगी के दरमियान रिश्ते की वजाहत कर सकें, नशोनुमा के उसूल बयान कर सकें। एक उस्ताद के लिए नशोनुमा के इल्म की अहमियत बयान कर सकें। अज़ीज़ नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंग्रेज़ी के अल्फाज ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए उर्दू में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रोथ के लिए लफ्ज़ नमो का इस्तेमाल किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए लफ्ज़ नशोनुमा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैचुरेशन के लिए लफ्ज़ पुख्तगी का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर लोग नमो और नशोनुमा को मुतरादिफ समझते हैं। नमो और नशोनुमा के बारे में एक साथ बात करते हैं। दर हकीकत नमो और नशोनुमा के आमाल हर फर्द में साथ साथ चलते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि यह दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि नफ्सियाती नुक्ते नज़र से इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, जिसे मालूम करने से पहले हमें इन दोनों के मानी व मफ़हूम को समझना होगा। नमो से हमारा मतलब है जिस्मानी तब्दीलियाँ। जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली तब्दीलियों को नमो कहा जाता है। बच्चे के कद-ओ-क़ामत और वज़न में इजाफ़ा होने को नमो कहते हैं। बच्चे के हाथ पाँव का साइज़ बढ़ रहा है, उसका कद बढ़ रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है, उसकी जिस्मानी साख्त में मुतनासिब तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यह तमाम बातें नमो के मानी को ज़ाहिर करती हैं। अब हम तारीफ़ों की मदद से नमो के मानी को समझते हैं। टोड के मुताबिक नमो से मुराद साइज़ में इजाफ़ा है। क्रो के मुताबिक नमो से मुराद साख्ती और जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं। हर्बर्ट सोरेनसन ने नमो को जिस्म और वज़न में इजाफ़े से तशबीह दी है। हरलॉक ने कहा है कि जिस्मानी साख्त, कद-ओ-क़ामत और वज़न में तब्दीलियाँ बच्चे के बढ़ने के साथ ही रूनुमा होती हैं। जब बच्चा जवानी की उम्र में दाखिल होता है तो उसके हाथों और टांगों का साइज़ बढ़ जाता है। हम इसे बच्चे के हाथों और टांगों के साइज़ का बढ़ जाना कहते हैं। जिस्मानी नशोनुमा मिक़दारी होती है। नमो को ज़ाहिरी तौर पर देखा और नापा जा सकता है। पुख्तगी के बाद लंबाई और चौड़ाई बढ़ना बंद हो जाता है। एटी जर्सील्ड के मुताबिक शुरू में बच्चे की नमो की रफ्तार तेज़ होती है और जैसे जैसे यह पुख्तगी की तरफ बढ़ता है, जिस्मानी नमो की रफ्तार सुस्त हो जाती है और बालिग होने के बाद नमो रुक जाती है। लिहाजा यह वाज़ेह है कि जिस्मानी साख्त, साइज़ और कद-ओ-क़ामत में होने वाली तब्दीलियों को नमो कहते हैं। आइए अब देखते हैं नमो की क्या खुसूसियात हैं। नमो की खुसूसियात इस तरह हैं। नमो के नतीजे में वज़न और साइज़ में इजाफ़ा होता है। नमो मिक़दारी है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि मिक़दारी तब्दीली उसे कहते हैं जिसे नापा और तोला जा सकता है, जो ज़ाहिर होती है। हजम में इजाफ़ा जो नापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है, नमो कहलाता है, और यही तब्दीली मिक़दारी तब्दीली कहलाती है।
نمو کا ایک عمومی ترتیب ہوتا ہے اور یہ مختلف افراد میں مختلف نہیں ہوتا ہے۔ نمو ایک ترتیب سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کی ہڈی پوری طرح سے نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے ابھی وہ شیرخوارگی کے مرحلہ میں ہی ہوتا ہے تو اس کے سر کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، مضبوط ہونے لگتی ہے، سر اور پیٹھ کے درمیان توازن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پیروں میں، اس کے کمر میں، اس کے پیروں میں مضبوطی آتی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمو عمومی ترتیب وار ہوتا ہے اور یہی ترتیب سبھی افراد میں یکساں ہوتی ہے۔ نمو فرٹیلائزڈ انڈے میں تقسیم کا نتیجہ ہے، نمو مسلسل نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب عنفوان شباب میں پہنچتے ہیں تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کی لمبائی بڑھنا رک جاتی ہے۔ انسان کی لمبائی اس کی پوری زندگی نہیں بڑھتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمو مسلسل نہیں ہے، ایک مرحلے پہ جا کر وہ رک جاتی ہے۔ نمو کی رفتار یکساں نہیں ہوتی بلکہ اس کی رفتار میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ رفتار میں تبدیلی کس طرح؟ جب ہم شیرخوارگی کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو شیرخوارگی کے وقت میں بچے کی نمو کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم ایک بچے کو 8 یا 10 دن نہیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھنے سے وہ بالکل الگ دکھتا ہے، وہ بڑا دکھنے لگتا ہے۔ اور پھر عنفوان شباب کے بعد ابتدائی بچپن اور کے زمانے میں بچے کی جو نمو کی رفتار ہے وہ تھوڑا سست ہو جاتی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اس کے جسم میں پختگی آتی رہتی ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہی بچہ عنفوان شباب میں پہنچتا ہے تو عنفوان شباب کے ابتدائی مرحلہ میں اس کے نمو کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمو کی رفتار یکساں نہیں ہوتی بلکہ اس کی رفتار الگ الگ مرحلے میں الگ الگ ہوتی ہے۔ نمو کسی خاص مدت تک ہوتی ہے، اس کے بعد رک جاتی ہے۔ خواتین کی شرح نمو مردوں کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے۔ ایسا اس طرح کہ جب عنفوان شباب کے مرحلہ میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، ان میں نسوانی خوبیاں پہلے آ جاتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں۔ مثلاً لڑکی 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے جبکہ لڑکے ایک یا 2 سال بعد بالغ ہوتے ہیں اور ان میں مردانہ خصوصیات ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کی شرح نمو مردوں کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے۔ نمو توارث اور ماحول کے باہمی تعامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیرخوارگی اور ابتدائی بچپن کے مرحلہ میں نمو کی رفتار تیز رہتی ہے لیکن بعد از بچپن میں سست ہو جاتی ہے۔ عنفوان شباب کے مرحلہ میں یہ رفتار بہت تیز رہتی ہے، اس کے بعد رک جاتی ہے۔ جسمانی حصوں کے خدوخال اور وزن میں اضافہ ہونے کو نمو کہتے ہیں۔ اس طرح نمو کا رشتہ مقدار سے ہوتا ہے، یعنی کہ نمو کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ کسی جاندار کی نمو کی صلاحیت اس کے جینیاتی خصلتوں سے متاثر ہوتی ہے۔ جین نمو کی شرح اور حد کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دبلے پتلے ماں باپ کے بچے بھی دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں کو گیا کیونکہ اس کی ماں بہت دبلی پتلی اور لمبائی کی بھی کم ہے، اس لیے اس بچے کی بھی لمبائی کم ہے اور یہ بھی دبلا پتلا ہے۔ ماحولیاتی حالات اور غذائیت جیسے عوامل نمو کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جینیاتی خصوصیات بچے کو متاثر کرتی ہے، لیکن وہیں پر ماحولیاتی حالات اور غذائیت بھی بچے کے نمو کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بچے کو صاف ستھرا ماحول ملے، اچھی غذا ملے، تبھی اس کی صحت مناسب رہے گی۔ نمو کا تعلق شخصیت کے بیرونی پہلو سے ہے۔ نشو و نما
नशोनुमा नमू के मुकाबले में वसी मफहूम रखती है। बच्चे में होने वाली मजमूई तब्दीलियों को नशोनुमा कहते हैं। नशोनुमा सिर्फ जिस्मानी नमू तक महदूद नहीं है। नमू नशोनुमा का सिर्फ एक हिस्सा है। नशोनुमा बच्चे में काबिलियत की तब्दीलियों की आमद की निशानदही करती है। नशोनुमा का नतीजा न सिर्फ बच्चे के हाथों और पैरों की जसामत में इजाफ़ा होना है, बल्कि उनके काम करने की अहलियत और कारकर्दगी में भी इजाफ़ा होता है। नशोनुमा के नतीजे में बच्चे में नई सलाहियतें पैदा होती हैं। नशोनुमा का मतलब जिस्म के किसी ख़ास हिस्से की नमू या तर्ज़ अमल के एक ख़ास पहलू में तब्दीली नहीं है, बल्कि इसका मतलब बच्चे में होने वाली तमाम तब्दीलियों से है। नशोनुमा के अमल की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ फितरत में मियारी होती हैं और इनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। ताहम मुशाहिदे या तजुर्बे से इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नशोनुमा का अमल नमू के अमल के बरक्स पुख्तगी हासिल करने पर नहीं रुकता, यह ज़िंदगी भर जारी रहता है। नशोनुमा का अमल एक तरक्की पज़ीर और कभी न रुकने वाला अमल है। नशोनुमा मुनज़्ज़म तरीके से होती है। इसके कुछ मराहिल होते हैं जिनसे तमाम बच्चे गुज़रते हैं। बच्चे की जिस्मानी, फ़िक्री, समाजी, जज्बाती, अखलाक़ी, जिनसी, लिसानी नशोनुमा वगैरह नशोनुमा के अमल से ताल्लुक़ रखती हैं। इस तरह नशोनुमा नमू के मुकाबले में एक वसी तसव्वुर है। अब हम नशोनुमा को तारीफ़ों की मदद से समझते हैं। जरसील्ड, टेलीफोर्ड और सारे के मुताबिक नशोनुमा से मुराद उन अमलों का पेचीदा मजमुआ है जो एक फर्टिलाइज्ड बेज़ा से बालिग काम करने वाले जानदार के ज़ुहूर में शामिल होता है। मोयर्स के मुताबिक नशोनुमा से मुराद किसी फ़र्द की ज़िंदगी में कुदरती तौर पर होने वाली तमाम यकतरफ़ा तब्दीलियाँ हैं जो एक खलिए के तौर पर उसके वजूद से लेकर मौत में ख़त्म होने वाली कसीर फ़ाली इकाई के तौर पर फैलती हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं नशोनुमा की खुसूसियात। नशोनुमा एक मखसूस उसूल है। नशोनुमा का एक मखसूस उसूल है। नशोनुमा आम से मखसूस होती है। नशोनुमा रुकती नहीं है, यह हमेशा जारी रहती है। नशोनुमा हर किस्म की तब्दीलियों की नुमाइंदगी करती है। नशोनुमा ज़्यादा जामे मानी रखती है। नमू और नशोनुमा के अमाल साथ साथ चलते हैं। नशोनुमा मियारी तब्दीलियाँ हैं। नमू और नशोनुमा के दरमियान फ़र्क साइज़, चौड़ाई, वज़न और लंबाई में इजाफ़ा जो मिक़दारी तब्दीलियाँ लाता है उसे नमू कहते हैं। अब देखिए नशोनुमा क्या है। जो फ़ंक्शन या किरदार में मियारी तब्दीलियाँ लाती हैं नशोनुमा कहलाती हैं। नमू जिस्मानी तब्दीलियों से मुराद है और नशोनुमा से मुराद जिस्मानी तब्दीलियों समेत मजमूई तब्दीलियाँ हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि नमू में जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं और नशोनुमा में जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ समाजी, ज़हनी, जज्बाती और ज़बान की तब्दीलियाँ भी शामिल हैं। नमू नशोनुमा का एक हिस्सा है। नशोनुमा मजमूई तौर पर तब्दीलियों का पता देती है। पुख्तगी के साथ नमू रुक जाती है, जबकि नशोनुमा पूरी ज़िंदगी जारी रहती है। जिस्मानी तब्दीलियाँ या नमू काबिल मुशाहिदा और काबिल पैमाइश भी है।
قابلیت کی تبدیلی یا نشوونما مکمل طور پر قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش نہیں ہے۔ نمو سے نشوونما ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نشوونما کی وجہ سے فرد کے مختلف اعضاء کے کام میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن نشوونما کا مطلب نمو نہیں ہے۔ نمو اور نشوونما پر تعلیم کا اثر۔ تو بچوں اب ہم پڑھیں گے نمو اور نشوونما پر تعلیم کا اثر۔ انسانی نشوونما ایک فطری عمل ہے اور یہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ بچے بہتر جسمانی نمو اور نشوونما کا تجربہ کرتے ہیں جو دیگر عوامل کے علاوہ اعلیٰ علمی صلاحیتوں، یادداشت، استدلال اور سوچنے کی مہارتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نتیجتاً یہ فرق تعلیمی عمل کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام بچے مختلف حالات میں ڈھلنے کے لیے یکساں ذہانت اور جسمانی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ مہارت کی نشوونما صرف علمی صلاحیتوں اور یادداشت کے بارے میں نہیں ہے۔ علم کی ترقی کو متاثر کرنے والے بہت سے عوامل ہیں۔ بچوں کے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل بنانا ہے۔ لہٰذا تعلیم صرف پڑھنے لکھنے کی صلاحیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج کے بچے ہی دنیا کا بہتر مستقبل ہے۔ لہٰذا بچوں کو ان فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے چھوٹے قدم اٹھانا بہت ضروری ہے جو تعلیم ان کے ساتھ پیش کر سکتی ہے۔ تعلیم فیصلہ سازی، ذہنی چستی، مسئلہ حل کرنے اور منطقی سوچ جیسی اہم مہارتوں کی نشوونما میں مدد کرتی ہے۔ تاہم یہ تمام تعلیمی عمل صرف اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں جب مناسب نشوونما اور ترقی ہوتی ہے۔ بصورت دیگر وہ تعلیمی مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح افراد کی فلاح و بہبود وسائل کے مؤثر استعمال کی طرف لے جاتی ہے۔ بصورت دیگر ان وسائل تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ جسمانی نمو اور نشوونما تعلیمی نقطہ نظر کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے، کیونکہ رویے اور اعمال بچوں کو ان کی مکمل صلاحیت تک پہنچنے میں مدد کرنے کے بنیادی عوامل ہیں۔ تعلیمی ماہرین کے مطابق علمی حدود اور جسمانی چیلنجز کے حامل افراد ان شعبوں میں سبقت حاصل کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نمو اور نشوونما تعلیمی نقطہ نظر کو بہت متاثر کرتی ہے۔ آئیے بچوں اب ہم پڑھیں گے پختگی کے بارے میں۔ سمجھتے ہیں پختگی کیا ہے؟ عام طور پر لفظ پختگی کا استعمال بچے کی بلاغت کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جب کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ میچور ہو گیا ہے، یعنی کہ پختہ ہو گیا ہے۔ پختگی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بچہ مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ضروری خوبیاں و استعداد کی طرف بڑھتا ہے۔ پختگی کے عمل میں بچے میں جسمانی اور نفسیاتی موافقت پذیر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پختگی میں جسم کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسانی جسم میں ہونے والی معیاری تبدیلی کو نشوونما کہا جاتا ہے۔ انسان کا بچہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مختلف حصوں میں مضبوطی اور سختی بھی آتی ہے، اسے ہی پختگی کہا جاتا ہے، اور پختگی کے نتیجے میں بچے کے کام کرنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ اب ہم تعریف کی مدد سے پختگی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرتھر ارون گیٹس اور آرتھر تھامس جرسلڈ کے مطابق پختگی وہ نمو ہے جو ماحولیاتی حالات کی ایک وسیع رینج کے اندر باقاعدگی سے آگے بڑھتی ہے۔
या जो तरबियत या मश्क जैसे मुहर्रिक की खुसूसी शराइत के बग़ैर होती है। राल्फ गिरी और होवार्ड एल किंग्सले के मुताबिक पुख्तगी एक ऐसा अमल है जिसके तहत जिस्मानी साख्त की नमू और नशोनुमा के नतीजे में रवैये में तब्दीली आती है। नाज़रीन, अब हम पढ़ेंगे पुख्तगी की खुसूसियात। पुख्तगी जिस्मानी तब्दीलियों की तरतीब है जो जीनियाती असरात से मुताल्लिक हैं। पुख्तगी माहौल से आज़ाद है, लेकिन उसका वक्त माहौलियाती अवामिल से मुतासिर हो सकता है। अफराद की नशोनुमा और पुख्तगी की शरह इंतहाई इनफरादी है, ताहम तरतीब की पेशगोई की जा सकती है। आम तौर से हम पुख्तगी को इस तरह समझ सकते हैं कि औसतन बच्चे 6 महीने के बाद बैठने लगते हैं। अगर वो बच्चा नहीं बैठ पाता है तो ये कहा जाता है कि उसमें पुख्तगी नहीं आई, क्योंकि उमूमी तौर पर 6 महीने के बाद से बच्चे जब बैठना शुरू कर देते हैं, अगर उनमें मुनासिब पुख्तगी आ जाती है। अगर वो ऐसा करने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब है कि उनमें पुख्तगी नहीं आई, जबकि नमू होती रही। आइए अब हम देखते हैं इक्तिसाब और पुख्तगी के दरमियान क्या रिश्ता है। एक तरफ हम देख रहे हैं मैचुरेशन, दूसरी तरफ लर्निंग। लर्निंग का मकसद है चेंज, मैचुरेशन का भी मतलब है चेंज। बिहेवियर लर्निंग इज इक्तिसाब रवैये में तब्दीली लाता है। मैचुरेशन भी जिस्मानी तब्दीली के ज़रिए रवैये में तब्दीली ज़ाहिर करता है। टाइम रिफ्लेक्स, मखसूस टाइम पर मखसूस मैच्योरिटी का ज़हूर होता है, वो ज़ाहिर होती है। जैसे कि अभी हमने एक मिसाल ली 6 महीने के बच्चे के बैठने की, आप उससे समझ सकते हैं। लर्निंग या इक्तिसाब नॉलेज, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिसेस, इन सभी से इक्तिसाब होता है। ये सभी तरीके से, इल्म से, तजरिबा से और मश्क से, तरबियत से इंसान सीखता है। और इन दोनों से क्या हो रहा है, मैचुरेशन भी तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है और लर्निंग भी शख्सियत में तब्दीली को ही ज़ाहिर कर रहा है। और एक एरो है जो बता रही है कि मैच्योरिटी लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालती है। जैसा कि हमने मिसाल से समझा और इस तरह भी समझा जा सकता है कि जीन पियाजे का कहना है कि इब्तदाई बचपन के मरहला में बच्चा ठोस चीज़ों के बारे में मंतकी सोच रखता है, वो उसको ठोस इल्म को समझता है। अगर उस उम्र में भी बच्चा ठोस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है और सिर्फ अपने सेंसेस का यूज़ करके, अपने हिस्सी अज़ा का इस्तेमाल करके ही अपने माहौल को जानने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में नशोनुमा नहीं हुई और उसमें पुख्तगी नहीं आई। तो इसलिए लर्निंग जो है उसका इक्तिसाब असरअंदाज हो रहा है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नशोनुमा के उसूल। तो देखिए, पहला है तसलसल का उसूल, नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल, सिमत का उसूल, शिफालू कडल नज़रिया, पास से दूर का नज़रिया, इंज़िमाम का उसूल, यकसां पैटर्न का उसूल, रिश्ते का उसूल, इनफरादी फ़र्क का उसूल, पुख्तगी और आमादगी का उसूल, जिबिल्लत का उसूल, आम से ख़ास का उसूल, ज़ाहिरी अमल का उसूल, माहौल और तवारुस के असर का उसूल, मजमूई नशोनुमा का उसूल। आइए बच्चों, अब हम इन उसूल को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तसलसल का उसूल का क्या मतलब है। नशोनुमा एक मुसलसल अमल है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर मौत तक चलता रहता है। यह कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान बढ़ते हुए तजरिबात और इल्म की बदौलत नशोनुमा उम्र भर जारी रहती है। इंसान की नशोनुमा मुसलसल तो है, लेकिन उसकी रफ्तार कमोबेश होती रहती है।
जैसा कि इब्तदाई बचपन के मरहला में बच्चों में होने वाली तब्दीलियां बहुत तेज़ होती हैं, उसके बाद इन तब्दीलियों में कमी आती है और जब वही बच्चा उन फवान शबाब के मरहला में हो जाता है तो इन तब्दीलियों में फिर से तेज़ी आती है और वह एक बच्चा इंसान बन जाता है। इसके बाद अपने तजुर्बात और इल्म की बुनियाद पर उसकी नशोनुमा हमेशा होती रहती है। जैसा कि आप तस्वीर से देख सकते हैं, प्रीनेटल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस, लेट अडल्टहुड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यू चलता रहता है। नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल। अब ये क्या है? नशोनुमा एक मुसलसल चलने वाला अमल है, लेकिन यह बात वाज़ेह रहे कि इसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तब, यानी कि शीरख्वारगी के मरहला में और इब्तदाई बचपन में उसकी नशोनुमा की रफ्तार बहुत तेज़ रहती है, जबकि उसके बाद बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार में थोड़ी कमी आती है और फिर उन फवान शबाब में बच्चे की नशोनुमा बहुत तेज़ होती है। इब्तदाई बचपन में बच्चे की ज़बान सीखने की इस्तेदाद बहुत तेज़ रहती है, जिससे वह बहुत जल्दी नए नए अल्फाज सीखता है और एक ज़बान में महारत हासिल कर लेता है। और वही अगर बड़े होने के बाद कोई नई ज़बान सीखता है तो उसे बहुत वक्त लगता है और साथ ही साथ मेहनत भी करना पड़ता है। अब हम यहाँ देखेंगे सिमत का उसूल। सिमत का उसूल क्या है? अगरचे अफराद नमो और नशोनुमा की शरह में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद नशोनुमा तमाम अफराद में एक मुनज़्ज़म तरतीब से होती है और इस तरतीब में ममासलत होती है, जिसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं। माहिरीन नफ्सियात ने नशोनुमा में कई सिमती रुझानात के बारे में बताया है, जिसमें पहला है शिफालोकॉडल नज़रिया और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिजिटल। तो ये शिफालोकॉडल क्या है? शिफालो का मतलब है फ्रॉम द हेड, कॉडल टूवर्ड्स द टेल, मतलब कि इंसान की जो नशोनुमा है वो सर से लेकर पैर की जानिब होती है। इसे ही शिफालोकॉडल का नज़रिया कहते हैं। जैसे अजीज़ नाजरीन, आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि नशोनुमा सर से लेकर पैर की जानिब होती है। यही शिफालोकॉडल का नज़रिया हमें बताता है। अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमो डिजिटल। प्रॉक्सिमो डिजिटल क्या है? नशोनुमा जिस्म की मरकज़ी हिस्से से बैरूनी हिस्सों तक होती है। नशोनुमा जिस्म की मरकज़ी हिस्से से बैरूनी हिस्से तक होती है। नवज़ायदा बच्चा अपनी कलाइयों और उंगलियों को इस्तेमाल करने से पहले किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए कंधों और कोहनियों का इस्तेमाल करता है। एक शीरख्वार अपनी कलाइयों और उंगलियों को हरकत देने से पहले बाजू और बाजू की मजमूई हरकत का मुजाहिरा करता है। जैसा कि आप तस्वीर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जो लाल लाइन बनी हुई है वो जाहिर कर रही है कि नशोनुमा बीच से शुरू होकर बाहर की ओर होती है। यही प्रॉक्सिमो डिजिटल नज़रिया कहता है। अब हम देखेंगे कि शिफालोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिजिटल नशोनुमा में क्या फ़र्क है। शिफालोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिजिटल नशोनुमा के नज़रियात फंक्शनल मोटर स्किल्स और जिस्मानी नशोनुमा को सिमती नशोनुमा बनाते हैं। इन दो नज़रियात के दरमियान फ़र्क नशोनुमा की सिमत की बुनियाद पर है, जिसकी वो हिमायत करते हैं। शिफालोकॉडल नमू में नमू सर से शुरू होती है और नीचे पाँव तक जाती है, जबकि प्रॉक्सिमो डिजिटल नमू में नशोनुमा धड़ या जिस्म के मरकज़ी हिस्से से शुरू होती है और बाजुओं और टांगों तक बाहर की तरफ जाती है। आइए अब हम देखते हैं इंज़िमाम का उसूल। नशोनुमा में इंज़िमाम होता है। नशोनुमा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे कि अगर बच्चा में सुनने की सलाहियत नहीं है तो वो बोल नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता है। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग रहता है।
सुकरात से पहले के यूनानी फलसफी थेल्स के एक मशहूर इक़्तिबास का अंग्रेज़ी तर्जुमा है, जो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत जिस्मानी सेहत और ज़हनी तवाज़ुन के दरमियान रब्त को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है कि अगर इंसान का बच्चा जिस्मानी तौर पे सेहतमंद है तो उसका ज़हन भी सेहतमंद रहेगा। यकसा पैटर्न का उसूल। नशोनुमा एक तरतीब में होती है और यह तरतीब यूनिवर्सल है, यानी कि सभी इंसान में नशोनुमा की तरतीब एक ही तरह की होती है। जैसे कि कोई भी बच्चा एक मुकम्मल जुमला बोलने से पहले वह हुर्फ अ, ब, म, प, त की आवाज़ निकालता है और उसके बाद लफ्ज़, मम और अल्फाज के बाद जुमले बोलना सीख जाता है। इसी तरह बच्चा पहले खड़े होना सीखता है, सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर बग़ैर सहारे के खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीख जाता है। और यह तरतीब सभी इंसानों में यकसा है। अगर हम बच्चे की ज़हनी नशोनुमा की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चे सबसे पहले अपने हिस्सी अज़ा से, यानी कि छूकर, देखकर, चखकर ही अशिया की पहचान करते हैं। इसके बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ मादी अशिया के बारे में इल्म हासिल करते हैं, उनके बारे में ही सोच पाते हैं और फिर उसके बाद मुजर्रिद बातों को, तख़य्युल को और फिर नज़रियात को समझने के काबिल हो जाते हैं। यही यकसा पैटर्न का उसूल है। आइए अब देखते हैं रिश्ते का उसूल। नशोनुमा के रिश्ते का उसूल, जिसे अक्सर बाहमी ताल्लुक़ का उसूल भी कहा जाता है। एक शख्स की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू जिस्मानी, इल्मी, समाजी, जज्बाती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि जिस्म के एक हिस्से या पहलू की नशोनुमा दूसरे पहलू या हिस्से की नशोनुमा को मुतासिर कर सकती है। बुनियादी तौर पर नशोनुमा की कोई जुहत तन्हाई में नहीं होती, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आइए अब देखते हैं इनफिरादी फ़र्क का उसूल क्या कहता है। अगरचे तमाम बच्चों में नशोनुमा का अंदाज यकसा है, लेकिन हर एक बच्चे में नशोनुमा की तब्दीलियों की रफ्तार मुनफरिद है। नमो और नशोनुमा में इनफिरादी फ़र्क की वजह जीनियाती और माहौलियाती दोनों अवामिल के अनोखे इम्तिजाज से है, जिसमें एक ख़ास बच्चा बड़ा होता है। यही बुनियादी वजह है कि एक ही उम्र के किसी भी दो बच्चों से यह तवक्को रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि वह एक ही रफ्तार से नशोनुमा पाएँ या एक जैसा बर्ताव करें। मिसाल के तौर पर अगरचे नशोनुमा का खाका बताता है कि ज़्यादातर बच्चे 3 साल की उम्र तक 3 लफ्ज़ों के जुमले बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 3 साल की उम्र से पहले बोलने में महारत हासिल कर सकते हैं, जबकि कुछ दूसरे बच्चे 3.5 साल की उम्र में बोलने में महारत हासिल करते हैं। नशोनुमा के तमाम उसूलों में अगर कोई एक ऐसा उसूल है जिसे हर वालिदैन, उस्ताद या सहूलतकार को लाज़मी तौर पर अच्छी तरह जानना और समझना चाहिए, तो यह उसूल इनफिरादी फ़र्क का उसूल है। इस उसूल से लाइल्मी के नतीजे में वालिदैन और असातिज़ा को बच्चे से गैर मुनसिफ़ाना तवक्कात वाबस्ता हो सकती हैं, जिसके नतीजे में बच्चे की खुद एतमादी कम हो सकती है और बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और ये तवक्कात इतनी ख़तरनाक होती हैं कि बाज़ बच्चे खुदकुशी जैसे ख़तरनाक कदम भी उठा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुख्तगी और आमादगी का उसूल। पुख्तगी की तारीफ़ उन सलाहियतों को ज़ाहिर करने की सलाहियत के तौर पर की जाती है जो मुमकिना तौर पर किसी फ़र्द में मौजूद होती हैं और यह सलाहियत अपनी जीन से हासिल करता है। पुख्तगी फिलोजेनेटिक और ओंटोजेनेटिक दोनों अफ़आल में देखी जाती है।
फाइलोजेनेटिक फंक्शंस ऐसी महारतें हैं जो नस्ल के लिए आम हैं, जैसे रेंगना, बैठना, चलना वगैरह। ऑन्टोजेनेटिक अफ़आल वह महारतें हैं जो किसी फ़र्द के लिए मखसूस हैं, जैसे तैराकी, साइकिल चलाना या लिखना, किसी गेम का खेलना। बच्चों के मशहूर माहिर नफ्सियात ऑर्निल्ड गेसल के मुताबिक नशोनुमा में जिस्मानी तब्दीलियों का किरदार अहम है। बचपन से जवानी तक की नशोनुमा जिस्मानी तब्दीलियों से होती है जो फ़र्द के जीन्स में नक्श होती हैं। मिसाल के तौर पर बढ़ता हुआ असाबी निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से खुद ब खुद बदल जाता है और इसके नतीजे में हड्डियों और पुट्ठों में मुतवक्का तब्दीलियाँ आती हैं। इसका ख्याल था कि जिस्म में सबसे बड़ी तब्दीलियाँ पुख्तगी पर मुबनी हैं। उनके मुताबिक जिस्मानी और इल्मी नशोनुमा के लिए अंदरूनी प्रोग्रामिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे जिबिल्लत का उसूल। नशोनुमा की जिबिल्लत का उसूल से मुराद है कि तमाम जानदार फितरी हयातियाती रुझानात के साथ पैदा होते हैं जो उनके तर्ज अमल को चलाते हैं और उन्हें ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। इन रुझानात को जिबिल्लत कहते हैं। यह नज़रिया बताता है कि तमाम तर्ज अमल बका की जिबिल्लत में जुड़े हुए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि सीखने या कंडीशनिंग से जानदारों के बर्ताव पर कोई असर नहीं पड़ता। रोटिंग रिफ्लेक्स शिरख्वार बच्चों में पैदाइशी रोटिंग रिफ्लेक्स होता है जो उन्हें खाना खिलाने के लिए निपल तलाश करने में मदद करता है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स शिरख्वार बच्चों में पैदाइशी तौर पर स्टेपिंग रिफ्लेक्स होता है, अपने पैरों को इधर उधर मारता है। यही जिबिल्लत का उसूल है। आम से ख़ास का उसूल जब आप करीब से मुशाहिदा करेंगे, ख़ास तौर पर इब्तिदाई सालों में, आपको मालूम होगा कि किसी हालात के लिए बच्चे का रद्द अमल फितरत में बहुत आम है। वक्त गुज़रने के साथ साथ यह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है और रद्द अमल फितरत में मखसूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी नवज़ायदा बच्चे के जोश व खरोश को देखेंगे जो सिर्फ चंद दिन का है, तो यह जोश की एक तरह से मुनक़ती शक्ल की तरह नज़र आएगा। लेकिन अगर आप चंद दिनों तक बच्चे का करीब से मुशाहिदा करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि उसका हर इजहार मुख्तलिफ है और मुताल्लिका जज्बात जैसे खुशी, तकलीफ़, दर्द, मायूसी वग़ैरह के लिए अलग अलग है। इसको बच्चे के ज़बान सीखने की तरतीब से भी समझा जा सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास एक आवाज़ होती है जिसमें वह रोता है। उसके बाद वह उसी आवाज़ को शक्ल देना शुरू करता है, मखसूस करना शुरू करता है और एक एक हुर्फ अदा करना सीखता है, फिर अल्फाज बनाता है। इस तरह हम देखते हैं कि ज़बान सीखने की जो तरतीब है वह आम से ख़ास की तरफ है। आइए अज़ीज़ तलबा, अब पढ़ेंगे ज़ाहिरी अमल का उसूल। नशोनुमा अमल से ज़ाहिर होती है। बच्चे जैसे जैसे नशोनुमा पाते हैं वैसे ही उनके रवैये और बर्ताव में तब्दीली ज़ाहिर होती है। बल्कि बच्चों के बर्ताव में होने वाली तब्दीली से ही हम उनकी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे बच्चों के बात करने से अंदाज़ा लगता है कि बच्चे की ज़बानी नशोनुमा हो रही है, और बच्चों का बातों को याद रखना, सवालात पूछना और मसाइल के हल करने से भी अंदाज़ा लगता है कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा हो रही है। बच्चों का नए नए दोस्त बनाने, नए लोगों के साथ घुलने मिलने से मालूम होता है कि बच्चे की समाजी नशोनुमा हो रही है। खुशी के मौका पर खुशी जाहिर करने से और गम के मौका पर दुख का इजहार करने से बच्चे में होने वाली जज्बाती नशोनुमा का अंदाज़ा होता है।
اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نشوونما ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مجموعی نشوونما کا اصول کیا ہے۔ انسانی جسم کی نشوونما مجموعی طور پر ہوتی ہے۔ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشوونما ایک ساتھ ہوتی رہتی ہے، جیسے سماجی، ذہنی، جسمانی، جذباتی نشوونما۔ یہ بھی سچ ہے کہ تمام پہلو ایک دوسرے کی نشوونما پر منحصر ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے استاد کو تمام پہلوؤں کی نشوونما کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماحول اور توارث کے تعامل کا اصول۔ نشوونما توارث اور ماحول کا مجموعہ ہے۔ توارث اور ماحول ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ حمل کے وقت زائگوٹ یعنی کہ ماں کا فرٹیلائزڈ بیضہ سے وراثت میں ملنے والے جینز اور کروموزوم بچے کی تشکیل کا تعین کرتے ہیں اور ماحول اس کی نشوونما میں معاون ہوتا ہے۔ یہ دو عوامل توارث اور ماحول مل کر ایک شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں، لہٰذا یہی بچے کی سماجی، اخلاقی اور فکری زندگی کے تعین کرنے والے عوامل ہیں۔ توارث اور ماحول کے یکجا ہونے سے ہی نشوونما ممکن ہے۔ ان دونوں میں کوئی ایک بچے کی نشوونما کو یقینی نہیں بنا سکتا ہے۔ مختلف مطالعات نے ثابت کیا ہے کہ توارث اور ماحول یقینی طور پر بچے کی نشوونما کو متاثر کرتے ہیں۔ ان دونوں کے اثر کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اس فارمولے سے سمجھ سکتے ہیں: نشوونما = توارث × ماحول۔ توارث کو بچے کی شخصیت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ماحول اور توارث کے اثر میں بہت سارے نظریات ہیں اور کئی ماہر نفسیات نے الگ الگ یعنی کہ ماحول کی اور کسی نے صرف توارث کی وکالت کی ہے۔ جیسے کہ جے بی واٹسن کا کہنا ہے کہ مجھے 1 درجن بچے دے دو اور تم جو کہو میں اسے وہی بناؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے پہ صرف ماحول ہی اثر ڈالتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچے کی شخصیت پر ماحول اور توارث دونوں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو ایک بیج کے مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت پھول کا بیج موجود ہے، کیا آپ زمین میں دبا کر یا گاڑ کر چھوڑ دیں گے تو ایک خوبصورت پودا نکل کر پھول دے گا؟ ظاہر ہے جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو مناسب کھاد، مناسب آب و ہوا نہیں دیں گے، اسے نہیں ملیں گی، وہ کس طرح سے پنپ پائے گا؟ اسی طرح بچے بھی اگر ان کے آبا و اجداد سے بہت اچھی نسل چلی آ رہی ہے اور وہ خراب ماحول میں پڑ گیا تو ماحول کا براہ راست اثر اس کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی کے برعکس خراب ماحول کے بچے کی پرورش اگر اچھے ماحول میں ہوتی ہے تو وہ بچے کو براہ راست طور پہ متاثر کرتی ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں نشوونما کے اصول کے تعلیمی مضمرات۔ نشوونما کے اصول کے تعلیمی مضمرات کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کو سیکھنے کی رفتار اور علمی صلاحیتوں میں انفرادی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ نصاب اور تدریس کے طریقے عمر کے مطابق ہوں اور طلبہ کی نشوونما کے ہر مرحلے پر سیکھنے کی تیاری کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، اپنے طلبہ کے نشوونما کے مرحلے سے مطابقت رکھنے کے لیے اپنی ہدایات تیار کریں۔ اس طرح سے طلبہ کو ان کی صلاحیتوں سے آگے بڑھنے سے گریز کرتے ہوئے مناسب چیلنجز شامل کرنا چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں انفرادی فرق کا اصول اور تعلیم۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ طلبہ مختلف شرحوں پر نشوونما کرتے ہیں
اور سیکھنے کے منفرد انداز رکھتے ہیں۔ متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ طلبہ مخصوص نشو و نما مراحل میں مخصوص معیار کے تصورات اور مہارتوں کو قبول کرتے ہیں۔ نصاب کی تشکیل کرتے وقت عمر کی مناسبت سے عنوان اور مواد مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جیسے کہ جین پیاجے کا ذہنی نشو و نما کا نظریہ نصاب کی تشکیل کے لیے معاون ہے۔ ترتیب وار نشو و نما اور تعلیم۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ سیکھنا مراحل سے گزرتا ہے، پہلے کے تصورات بعد کے تصورات کے ساتھ ہدایات میں منطقی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ سیکھنا سمپل ٹو کمپلیکس ہونا چاہیے، آسان سے مشکل کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے جو وہ جانتا ہے، جو اس کے لیے بہت آسان ہے، اس سے وہی سوال پوچھا جائے۔ اسے لگے گا یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، اس بات سے واقف ہوں۔ جیسے کہ روٹی کس چیز سے بنتی ہے، بچہ کہے گا آٹے سے بنتی ہے۔ آٹا کس سے بنتا ہے؟ گیہوں سے بنتا ہے۔ گیہوں کہاں سے آتا ہے؟ کھیت سے آتا ہے۔ اس طرح سے آپ گیہوں کی فصل کے ٹاپک کی طرف بچے کو راغب کر سکتے ہیں، اور بچہ ایک مشکل ٹاپک کو آسان سمجھ کر پڑھنے لگے گا اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ بچہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے، ان دونوں کو جوڑنا ہے۔ تو یہی ہے ترتیب وار نشو و نما کی مناسبت سے تعلیم دینا۔ علمی نشو و نما۔ سرگرمیوں اور جائزوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت مختلف عمروں میں طلبہ کی علمی صلاحیتوں پر غور کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ چیلنجنگ لیکن قابل حصول ہیں۔ کلاس روم میں معاون ماحول بنانا۔ سیکھنے کے عمل کے حصے کے طور پر طلبہ کی سماجی اور جذباتی ضروریات کو پورا کرنا، ایک معاون کلاس روم ماحول بنانا ضروری ہوتا ہے۔ کلاس روم کا معاون ماحول سے مراد ہے کہ بچہ جس سطح کا ہے، پرائمری سطح، مڈل اسکول، سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، تو ظاہر ہے ان سبھی سطح کے لیے کلاس روم کا ماحول بالکل ایک جیسا نہیں رہے گا۔ پرائمری سطح کے بچوں کے کلاس میں جاتے ہی لگنا چاہیے کہ یہ پرائمری سطح کے بچے کی کلاس ہے، کیونکہ بچے رنگوں میں دلچسپی لیتے ہیں، جانوروں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی دیواروں پر رنگ برنگے پھولوں کی تصویریں چسپاں کرنا چاہیے، جانوروں کی تصویریں چسپاں کرنا چاہیے، اور انہی کے ذریعے انہیں علم دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے کھیل کی جگہ پہ بھی مناسب کھلونے مہیا کرنا چاہیے، جس سے بچے کھیل کر لطف اندوز ہو سکیں اور ساتھ میں زبان کا علم حاصل کر لیں، اور کس طرح سے اصول و ضوابط کو فالو کیا جاتا ہے اسے سیکھ لیں، اور سماجی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بچے جذبات کو بھی سیکھتے ہیں۔ انفرادی طور پر طلبہ کا مشاہدہ کرنا اور ان کا جائزہ لینا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے انفرادی فرق کا اصول، تو دیکھیے طالب علم کی نشو و نما کی سطح کو سمجھنے کے لیے باقاعدگی سے ان کی نگرانی کریں اور اس کے مطابق ہدایات تیار کریں۔ یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک سطح کے، ہر ایک عمر کے بچے میں مختلف خصوصیات پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کی دلچسپی مختلف ہوتی ہے، ان کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے، اور وہ سیکھنے کے نئے نئے الگ الگ طریقے سے سیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو ان کا جو انفرادی طور پر طلبہ کا مشاہدہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے سیکھنا پسند کریں گے، اور اسی حساب سے استاد کو چاہیے کہ بچے کو تعلیم فراہم کرے۔
तो नशोनुमा के लिहाज से मुनासिब तरीक़े तदरीस का इत्तलाक, यहाँ देखेंगे ऐसे तदरीसी तरीक़ों को शामिल करना जो हर मरहला पर तलबा की इल्मी और ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक हों। मिसाल के तौर पर एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए कहानी का तरीक़ा, कहानी शर्मीली का सफ़र। तो आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से छोटी क्लास में एक कहानी के ज़रिए वाटर साइकिल को समझाने की कोशिश की गई है। ये दर्जा 3 की NCERT की हिंदी की किताब में ये कहानी मौजूद है, शर्मीली का सफ़र। ये आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे शर्मीली एक गड्ढे में उसका घर होता है, वहाँ शर्मीली रहती है। उसे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपने उस गड्ढे के एक कोने में पड़ी रहती है और वो वहीं खुश रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी दोस्त घुमक्कड़ आती है। वो उससे कहती है, क्या शर्मीली, तुम हर वक्त यहीं पड़ी रहती हो? अरे चलो कहीं घूम कर आते हैं। शर्मीली मना करती है, अरे नहीं, मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अपने दोस्त के कहने पे फिर वो आ जाती है, क्योंकि वो बार बार कहती है, अरे शर्मीली चलो घूम कर आते हैं, चलो देखते हैं दुनिया कितनी बड़ी है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम हमेशा यहीं रहती हो। उसकी बातों में आकर शर्मीली घुमक्कड़ सहेली के साथ अपने घर से निकलकर पतली सी नहर से होते हुए वह एक चौड़े से नाले में पहुंच जाती है और उस चौड़े से नाले से निकलकर वह एक नदी में जा मिलती है और नदी से होते हुए, घूमते हुए, खेलते हुए, अभी तो वो बहुत खुश है क्योंकि वो ऊंचे नीचे ढलानों से गुजर रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। वो नदी में बहुत उछल रही है, उसे लगता है कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर ऐसा होता है कि वो समंदर में पहुंच जाती है। लेकिन जब वो समंदर में पहुंचती है तो वहाँ वो घबराने लगती है, वो रोने लगती है, उसे अपना घर याद आने लगता है। अब वो सोचती है कि इस बड़ी जगह से मैं किस तरह निकलकर अपने घर पहुंच जाऊं। फिर वहीं पे एक और दोस्त आती है जिसका नाम सलाहकार होता है। वो दोस्त बोलती है, क्या हुआ शर्मीली, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन तो वो कहती है कि देखो बहन, घुमक्कड़ तो मुझे यहाँ तक ले आई, वो सारी कहानी अपने रास्ते की बताती है और अपने घर का पता बताती है कि मेरा घर एक पहाड़ी पर है और मैं किस तरह से लुढ़कते, खेलते, उछलते, कूदते, नलियों से, नालों से, नदी से इस समंदर में पहुँच आई हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे अपना घर याद आ रहा है। लेकिन घुमक्कड़ है कि उसे कोई परवाह नहीं है, वो खेल रही है, वो घूम रही है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे अपने घर पहुंचा दो। तो वहीं पे उसकी दोस्त बताती है, परेशान ना हो, ये मुश्किल काम नहीं है, तुम अभी अपने घर पहुंच सकती हो। तब शर्मीली को थोड़ा तसल्ली होती है, क्या वाकई मैं अभी अपने घर पहुंच सकती हूँ? वो कहती है, हाँ, तुम बस नदी के किनारे रहो, तुम समंदर के इस साहिल पे रहो, जब तेज़ धूप हो तो तुम ऊपर आसमान में चली जाना, धूप से गर्म हो जाना, तुम रेत पे ही रहो। शर्मीली ऐसा ही करती है, वो रेत पे चली जाती है, सूरज निकलता है, वो गर्म होती है और आसमान में चली जाती है। फिर आसमान से फिर वो बारिश बनकर अपने घर पहुंच जाती है। तो बच्चों, ये जो शर्मीली है, ये एक पानी का कतरा थी, एक पानी की एक बूंद थी और घुमक्कड़ भी पानी की बूंद थी। इस कहानी में किस तरह से छोटे बच्चे को एक तस्वुर को समझा दिया गया। इस तरह से छोटी क्लास में कहानी के ज़रिए बच्चों को तालीम देना चाहिए। खेल का तरीका, तामुल का तरीका, मुज़ाहिरा का तरीका और हैंड्स ऑन तरीका, ये तरीके भी प्राइमरी के लिए मुनासिब होते हैं, क्योंकि बच्चे सरगर्मियाँ पसंद करते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, उनमें तख्लीकी सलाहियत होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। तो इसलिए उनके लिए हैंड्स ऑन तरीका अपनाना बेहतर होता है। कोलैबोरेशन का तरीका, उससे बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत आती है, मवासलात की महारत पैदा होती है। तामुली
इक्तिसाब होता है कि किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। जबकि आला तालीम के तलबा की तदरीस के लिए लेक्चर का तरीका, बहस व मुबाहिसे का तरीका और डिबेट का तरीका मुनासिब होता है। स्कैफोल्डिंग फराहम करना, देखिए वाइगोत्स्की का ये नज़रिया बताता है कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग फराहम करना चाहिए, जैसे ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। तो ये ZPD क्या है? देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल, इसका जो फुल फॉर्म है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल, मतलब ये वो हद बताता है जहाँ तक बच्चा जानता है, उसके पास इल्म है। जैसे कि एक 4 साल का बच्चा बगैर किसी की मदद से 25 तक गिनती गिन लेता है। अब क्या है कि उसको 50 तक गिनती आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे? अब ये जो 25 तक गिनती उसको आ रही है, ये उसका ZPD है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल। और जिस तरीके से उसको, जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उसको 50 तक गिनती सिखाई जाएगी, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में हिदायत, एक ही देखिए यहाँ पे वॉक मॉडल किसने दिया? नील फ्लेमिंग ने दिया। इनका कहना है कि विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड किनेस्थेटिक, यानी सुनकर, करके, पढ़कर, लिखकर, देखकर और करके सीखने वाले बच्चे होते हैं। तो लिहाजा इन खुसूसियात को, नशोनुमा की मराहिल की इन खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए ही उस्ताद को तालीम देना चाहिए। तलबा के मसाइल को समझने में बहुत मददगार, नशोनुमा के उसूलों का इल्म उस्ताद के लिए तलबों के मसाइल को समझने में बहुत मददगार है। प्रोग्रामों और सरगर्मियों के इनेकाद नशोनुमा के उसूलों का इल्म स्कूल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों और सरगर्मियों के इनेकाद में बहुत मुफीद साबित होता है। तलबा की नशोनुमा का जायज़ा, तलबा की नशोनुमा सही तरीके पर हो रही है या नहीं, ये उन उसूलों से मालूम हो सकता है, क्योंकि उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे के अंदर मौजूद सलाहियतों और खुसूसियात का जायज़ा लेने से ये बात सामने आ जाएगी कि बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार और तरीका सही है या नहीं, उसका मेयार कैसा, उसकी मेयार का पता चल जाएगा। तलबा के रवैये का अंदाज़ा व पेशन गोई, उस्ताद नशोनुमा के उसूलों के इल्म की बदौलत तलबा के रवैये की पेशन गोई कर सकता है। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस सबक में हमने पढ़ा नमो के मानी व तारीफ़, नशोनुमा की मानी व तारीफ़, नमो और नशोनुमा के दरमियान फ़र्क, नमो और नशोनुमा और तालीम के दरमियान रिश्ता, पुख्तगी का माना व मफ़हूम, पुख्तगी और तालीम के दरमियान रिश्ता, नशोनुमा का उसूल, नशोनुमा के इल्म की अहमियत एक उस्ताद के लिए, इन निकात की मालूमात आज हमने की है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एक और सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।